गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम नास्टिक मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने एक फोटो नास्टिक को डिस्कस किया था। आज हम जैसे नेक्स्ट थर्मो नास्टिक को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि चाहे ट्रॉपिक मूवमेंट हो या नास्टिक मूवमेंट्स हो, बोथ आर ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुला। फिर जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ट्रॉपिज्म होती है वो डायरेक्शनल होती है, और नास्टिक जो है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। प्रीवियसली हमने एक फोटो नास्टिक या फोटो नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करा, जिसमें आपने देखा कि सर्टेन फ्लावर्स जो हैं दे ओपन एट डे लाइट, और कुछ ऐसे सर्टेन फ्लावर्स होते हैं जिनको लाइट लगने से जैसे फ्लावर क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सारे फ्लावर तो लाइट लगने से ओपन नहीं होते हैं। तो ये नॉन डायरेक्शनल टाइप की मूवमेंट्स है। अब हम जैसे नेक्स्ट कैटेगरी थर्मोनास्टी पढ़ते हैं। और बाय द वे आपने नास्टिक मूवमेंट्स के हवाले से पढ़ा था कि ये सारी जो है ड्यू टू द चेंज इन टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी की वजह से ऐसी मूवमेंट्स होती है। अक्सर जो ऐसी टर्जिडिटी की वजह से ही मूवमेंट्स होती है। तो थर्मोनास्टी एक वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे हमारे बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। उस प्लांट का नेम है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। जैसे थर्मो रेफर्स टू टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से देन उनकी जो लीफलेट्स के अंदर एक रिदमिक मूवमेंट होती है। रिदमिक की मीनिंग होती है एक पैटर्न के अंदर, और देन रिदमिक मूवमेंट्स जस्ट लीफलेट एक में नहीं, जितने भी प्लांट के अंदर लीफलेट्स ऐसे होते हैं उन सब के अंदर होती है, कलेक्टिवली साथ होती है। तो इस वजह से इस प्लांट का इवन डांसिंग प्लांट भी जिसे कहते हैं। तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का एक जैसे चेंज होती है उसका एक रेस्पॉन्स होता है, जैसे थर्मोनास्टी मूवमेंट्स। तो एग्जाम्पल है जैसे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, बायोलॉजिकल नेम बुक में हमारे पोडियम गायरिनस इसका बायोलॉजिकल नेम है, जिसकी मूवमेंट्स होती है अप एंड डाउन मूवमेंट, द टू लेटरल लीफलेट्स अकर इन रिदमिक मैनर। तो लीफलेट्स होते हैं, जैसे हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे ये लीफलेट्स है फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लीफलेट्स है रिदमिक मैनर में, अप एंड डाउन मूवमेंट्स, अप एंड डाउन मूवमेंट्स रिदमिक पैटर्न में होती है। तो इसी तरह से एक प्लांट के अंदर जितनी भी जैसे लीफलेट्स होंगे तो ओवरऑल टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से ऐसी मूवमेंट्स होंगी, तो इस वजह से इन्हें डेंसिंग प्लांट भी कहते हैं। जस्ट एक छोटे से इनमें क्वेश्चन होते हैं, जैसे हर एक टाइप का मूवमेंट होता है, किस प्लांट के अंदर होता है, वो ऐसी चीजें आपने याद नहीं होती। बुक के अंदर इतनी ज्यादा तफसील नहीं है, तो आप इतनी में जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देन सीस्मोनास्टी है। सीस्मो लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे सीस्मो शेप का शॉक, और वो कैसे स्टिमुलस जैसे वो शॉक, जैसे अगर आप देखें कोई भी एनिमल है, कोई एनिमल किसी छोटे के ट्री के करीब या प्लांट के करीब से गुजरता है, उसको टच होता है तो यकीन उनके पार्ट के अंदर वाइब्रेशन हो जाती है। इसी तरह से जैसे एक फास्ट एक जैसे विंड लगती है ब्रांचेस को, जैसे वो प्लांट के अंदर जैसे वाइब्रेशन हो जाती है। तो यानी ड्यू टू शॉक और कांटेक्ट और वाइब्रेशन वो कैसे होती है, बाय टच स्टिमुलस। इसकी वजह से क्या होता है कि एक खास प्लांट जिसका नेम है टच मी नॉट प्लांट, प्लांट का नेम कॉमनली कहा टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा प्यूडिका उसका बायोलॉजिकल नेम है, माइमोसा प्यूडिका। उसकी लीफलेट्स होती है छोटी छोटी, जैसे आपको पता है कंपाउंड लीफ होता है, उसके अंदर छोटे लीव्स होते हैं जिन्हें कहते हैं लीफलेट्स होते हैं। उनकी बेस पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम होता है पल्वीनस होता है, बुक में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। उनकी टर्जिडिटी लूज हो जाती है, या वो टर्जिड हो जाती है, लूज होती है तो बंद और ओपन होते रहते हैं। टच मी नॉट फैक्टर एक्सटर्नल कौन सा है, एक्सटर्नल मैकेनिकल, जैसे टच स्ट्रॉन्ग विंड या कोई भी रेन ड्रॉप्स भी अगर इनको लगेंगे या लगेगी तो फौरन प्लांट की लीफलेट से बंद हो जाएगी, और तकरीबन 20 मिनट्स के बाद वापस जब टर्जिडिटी रिस्टोर होगी तो ये ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट का एग्जाम्पल जैसे मूवमेंट एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट, और माइमोसा प्यूटी का बायोलॉजिकल नेम है, टच मी नॉट इस प्लांट का कॉमन नेम है। किस तरह से होता है, जैसे ये लीफलेट्स होते हैं, यकीनन कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पल्वीनस कहते हैं, काफी सारे पल्वीनस होते हैं।
तो इन पल्विनस की टर्जिडिटी की वजह से ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फोल्डिंग जैसे होती है, जैसे एक मिनाट प्लांट जैसे बिफोर कोई टच स्टिमुलस शेक स्टिमुलस जैसे ये कंपाउंड लीव्स सारे ओपन पड़े हैं, जैसे इसको जैसे वो स्टिमुलस मिला तो से बंद हो गए। कब ओपन होंगे? करीबन 20 मिनट्स के बाद। क्यों ओपन होंगे? बिकॉज टर्जिडिटी की वजह से। जैसे ये अगेन जैसे इलस्ट्रेशन के जरिए, जैसे ये मेन पल्विनस है, उसके अलावा और भी सेकेंडरी पल्विनस, काफी सारे पल्विनस होते हैं, टर्शरी पल्विनस होते हैं। तो इनकी टर्जिडिटी की वजह से जैसे टर्जिडिटी लूज हो जाती है तो देन आफ्टर ये जो बेंडिंग हो जाएंगे, यही सेम जो लीफ है वो बेंड होगा। बेंड के बाद जैसे दोबारा से ये टर्जिड हो जाएंगी तो लीफलेट्स ओपन हो जाते हैं। कोई जादू मैजिक नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ पल्विनस। उसके बाद निक्टीनास्टी। निक्टीनास्टी जैसे कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, हम देखते हैं कि डे या नाइट की जैसे वो जो वेरिएशंस होती है, चेंजेस होती है, उसकी रिस्पांस में उनके लीफलेट्स बंद हो जाते हैं। जैसे इसमें तो टच फैक्टर था, पर उसके अंदर जैसे डे या नाइट की जैसे वेरिएशंस होती है, उसकी वजह से लीफलेट्स क्लोज हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। जैसे अक्सर हमारे बुक के अंदर एक बीन प्लांट है, और भी कई अक्सर हम प्लांट्स देखते हैं, शाम का वक्त होता है, हम कहते हैं कि ये सो गए, लीफ इनके सो गए। तो बीन के लीव्स के अंदर ये ऐसे ऑब्जर्व होती है जो भी जैसे टर्गर प्रेशर की वजह से है। जैसे शाम या रात होती है तो टर्गर प्रेशर लूज हो जाता है तो लीफलेट्स फोल्ड हो जाती है, इस तरह से जो है ये बंद हो जाता है। पर हम जैसे इसका स्टिमुलस होगा, डे एंड नाइट की वेरिएशंस है, उसकी वजह से होता है। और सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज स्लीप मूवमेंट्स। निक्टीज लफ्ज़ की मीनिंग होता है स्लीप। जैसे इंसान के अंदर नॉर्मल स्लीप टाइम जो नाइट का होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से इन प्लांट्स के अंदर भी नाइट टाइम में जैसे लीफलेट्स फोल्ड हो गए, तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं स्लीप मूवमेंट्स कहेंगे। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज स्लीप मूवमेंट्स। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल जैसे लीफलेट्स होते हैं, अक्सर ये ओपन होते हैं, डे टाइम में देखें ये ओपन होते हैं, पर जैसे नाइट टाइम होती है तो ये सारे लीफलेट्स जैसे स्लीपिंग स्टेट यानी फोल्डिंग हो गई है, बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर भी लूज हुआ है। रात के वक्त या शाम के वक्त जैसे हम देखते रहते हैं कि ऐसे लीव जो है हमारे यहाँ कॉमनली जो फोल्ड हो जाते हैं, ऐसी मूवमेंट्स को हम कहेंगे निक्टीनास्टी मूवमेंट। आखिरी कैटेगरी हेप्टोनास्टी। आपको याद होगा हमने एक थिग्मो ट्रापेजम पढ़ा था, थिग्मो ट्रापेजम पढ़ा था, और उस कंप्लीट किया था हेप्टोनास्टी से। यू नो वेरी वेल। थिग्मो की मीनिंग भी टच है, हेप्टो की मीनिंग भी टच है। थिग्मो ट्रापेजम में प्लांट खुद जाके किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है, प्लांट खुद जाके किसी ऑब्जेक्ट को टच करता है, थिग्मो ट्रापेजम। और यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट आके प्लांट को टच करती है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है डायोनिया म्यूसिप्यूला, या जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। उसके लीफलेट जैसे ओपन पड़े तो फर्स्ट ईयर में जैसे अगर आपने पढ़ा हो कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट की हेडिंग के अंदर, लीफलेट्स ओपन पड़े होते हैं, 3 सेंसरी हेयर्स होते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट आके इनको टच करता है, इंसेक्ट आके टच करता है, तो ये इनकी लीफलेट्स फोल्ड हो जाती है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। इंसेक्ट आके टच हुआ है, प्लांट जाके किसी को टच नहीं हुआ, इंसेक्ट आके इनको टच हुआ है, तो लीफलेट्स फोल्ड हो गई। Such type of movements are called the haptonostic movements or haptonostic touch stimulus है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। और वेनस फ्लाई ट्रैप, डायोनियाई म्यूसिपिलिया या इंसेक्ट जिसका नेम इंसेक्ट, इसके अंदर टचेस द प्लांट। इसमें जो मेन फीचर है, इंसेक्ट आके प्लांट को टच करता है, इंसेक्ट आके प्लांट को टच करता है, ऑब्जेक्ट आके प्लांट को टच करती है। जैसे ये वेनस फ्लाई ट्रैप की जैसे ऐसे लीफलेट्स होते हैं, हर एक के अंदर जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है कि 3 सेंसरी हेयर्स होते हैं, 3 सेंसरी हेयर्स होते हैं, 3 सेंसरी हेयर्स होते हैं। जैसे इनको कोई इंसेक्ट आके टच करता है तो ये फोल्ड हो जाती है। बाकी मार्जिन पे आपको पता है 12 to 20 रोज ऑफ टीथ होते हैं जो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। इंटरलॉक होंगे तो कैसे होंगे? इंटरलॉक इस तरह से होंगे, देन ये लीफ को स्केप होने नहीं देंगे, तो सारी इसमें इंसेक्ट को इंसेक्ट जो स्केप होने नहीं देंगे। जैसे ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएगी। है लीफ, ये है लीफ वेनस फ्लाई ट्रैप, इसका नेम होता है वेनस फ्लाई ट्रैप। बाकी एक और सेक्शन जैसे इससे रिलेटेड है, पॉइंट्स आपको जो ग्रुप्स में जैसे शेयर की गई है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म ऑक्सीजन की वजह से, और जैसे उनका एक्सपेरिमेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया था। जियोट्रॉपिज्म ऑक्सीजन की वजह से होती है,
एपिनास्टी हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, एपिनास्टी भी ऑक्सिन है, और हाइपोनास्टी भी जिबरेलिन हार्मोन की वजह से होती है। जो ये सारी पॉइंट्स ऐसे हैं, हमारे एसटीबी बुक के अंदर है, सिंगल सिंगल वर्ड की सूरत में आप नोट करेंगे, बिकॉज कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी होती है विच आर ड्यू टू द हार्मोन्स, जैसे बुक में नोटेड है, आप नोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन को सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा एक जनरल फिनोमेना है, आप जैसे ऑब्जर्व करते रहते हैं, जब भी कोई, बिकॉज एनवायरनमेंट इज नॉट कांस्टेंट, एनवायरनमेंट इज सब्जेक्टेड टू चेंज, एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। तो स्टिमुलस क्या है, चेंज अकर्स इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा, जैसे हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट एक जैसा सेम सिमिलर नहीं होता है, इसको चेंज करने के लिए जैसे रिसेप्टर्स, वी हैव रिसेप्टर्स, रिसेप्टर इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर का होता है इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर देन कोई रिस्पांस नहीं देते, पर इसी चेंज को आगे भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ, और कंट्रोल सेंटर के अंदर ऑलरेडी एक सेट पॉइंट है, और ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये क्या है, एक नई इंफॉर्मेशन है। कंट्रोल सेंटर के अंदर ऑलरेडी एक सेट पॉइंट मौजूद है, और ये एक नई इंफॉर्मेशन आई है, चेंज थी, चेंज को डिटेक्ट हमारे रिसेप्टर्स ने किया, और उन्होंने आगे इंफॉर्मेशन जैसे भेज दी थी कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में ऑलरेडी एक सेट पॉइंट मौजूद है, यानी नॉर्मल चीज क्या है, ये तो चेंज आई है ना, उससे जो नॉर्मल वैल्यूज है या नॉर्मल जो मैकेनिज्म होती है या होम्योस्टेटिक की मैकेनिज्म आप कहें, वो ऑलरेडी सेट होती है इसके अंदर कंट्रोल सेंटर के अंदर, पर उससे ये जरा चेंज आई है। तो चेंज इज कंपेयर्ड टू द सेट पॉइंट, ये चेंज इज कंपेयर्ड टू द सेट पॉइंट, जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन, कहते हैं एनालिसिस, कहते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी, एनालिसिस होने के बाद एक एप्रोप्राइट जैसे डिसीजन होगा, डिसीजन होगा कि क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। एप्रोप्राइट कमांड या जो ऑर्डर होगा, एक कमांड या ऑर्डर होगा, यकीनन इफेक्टर्स तक आएगा, और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, इफेक्टर्स रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे, इफेक्टर्स विल प्रोड्यूस रिस्पांस। जब इस इफेक्टर्स रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो चेंज थी जो करेक्ट हो जाएगी, अब स्टिमुलस रहेगा ही नहीं, होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म जैसे मेंटेन हो जाएगी। तो फिर दोबारा से जब स्टिमुलस आएगा तो ये सेम सिचुएशन होगी, वरना जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एक निजाम मौजूद है, चेक एंड बैलेंस का मौजूद है, जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टिमुलस होता है उसका, जैसे कोई भी मिलता रहता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स जो है कंट्रोल सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर मस्ट बी देयर बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी कोई एक सेट पॉइंट होती है, और उसी की वजह से जैसे ये कोई भी चेंज होती है तो उसको चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं ना, चेंज को एनालिसिस कर सके, पहले तो एक सेट पॉइंट होनी चाहिए ना। तो उसमें क्या चेंज आई है, वो ही जैसे कंट्रोल सेंटर उसको इंटीग्रेट करता है, एनालिसिस करता है, देन उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करके एक एप्रोप्रिएट कमांड या ऑर्डर जो देगा आगे इफेक्टर्स को। और इफेक्टर्स मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करेंगे, एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से जो चेंज आई थी वो चेंज करेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरी मैकेनिज्म को कहते हैं कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की है। और इसके अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें जो मेन कंट्रोल सेंटर हमारा जो ब्रेन होता है। और क्योंकि यहाँ पे जैसे सारी इंफॉर्मेशन आके यहाँ पे आती है, और यहीं पे जैसे इंटीग्रेशन और एनालिसिस होती है, इंटीग्रेशन या एनालिसिस होने के बाद एक एप्रोप्रिएट कमांड्स या ऑर्डर्स भी यहीं से जो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ब्रेन हमारा जो है कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, सीएनएस के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो होते हैं ये कंट्रोल सेंटर होते हैं। तो इसी वजह ये पूरी मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन क्या है, एक कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स मिलके कोई एक स्मूथ फंक्शन, कोई एक होम्योस्टेटिक की कंडीशन जैसे बॉडी के अंदर जो मेंटेन होती है बिकॉज ऑफ इतने ज्यादा कंपोनेंट्स की वजह से। तो ये सारे एक दूसरे के साथ अगर इंटर रिलेटेड ना हो, सारे एक दूसरे के साथ इनके आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो
जैसे कोई भी होम्योस्टेटिक की मैकेनिज्म मेंटेन नहीं होगी। अगर कोई भी चेंज आ रही है, भले चेंज आए, क्या हुआ, तो यकीनन जैसे एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो नेचर ने हमारे लिए जैसे एक ऐसी मैकेनिज्म रखी है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसकी वजह से अगर कोई चेंज आ बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर सिस्टम होना चाहिए जो उस चेंज को भी डिटेक्ट करे, उस चेंज को एनालिसिस करे, इंटीग्रेट करे, उस चेंज के अकॉर्डिंगली बॉडी एक नॉर्मल जैसे कोई कमांड या ऑर्डर देके होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को रिस्टोर करे, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को मेंटेन करे। तो इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन सीखेंगे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, नंबर 2 इज व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल जैसे अभी हमने पढ़ा, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जैसे मजीद हम जैसे इसमें ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एक पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी अगर स्टिमुलस है, स्टिमुलस की मीनिंग होती है जैसे अगर हम कोई वाल लिजर्ड देखे, स्नेक देखे, कॉकरोच देखे, जो हम जिससे सब डरते हैं, कि वाल लिजर्ड से भी डरते हैं काफी सारे स्टूडेंट, कॉकरोच से भी डरते हैं, स्नेक से भी डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। उसको किसने देखा? आइज ने देखा। तो आइज का रोल क्या हुआ? आइज का रोल हुआ रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स आगे इंफॉर्मेशन किसको भेजेंगे, इनपुट सेंसरी किसको देंगे? यकीनन ब्रेन को देते हैं। और ब्रेन के अंदर क्या होता है? ब्रेन के अंदर इंटीग्रेशन का अमल होता है। इंटीग्रेशन या एनालिसिस होने के बाद एक एप्रोप्राइट कमांड, जैसे कमांड होगा तो पहले उसका एक डिसाइड करेंगे, और देन ये कमांड या आउटपुट जो होगी वो किसको देंगे? मसल को या गिलेट को देंगे, और देन यकीनन एक एप्रोप्राइट फंक्शन जो होम्योस्टेटिक की मैकेनिज्म जो मेंटेन हो सकती है। तो ये हमारी बुक के अंदर ऐसी जैसे इलस्ट्रेशन भी मौजूद है। उसके अंदर काफी, इस डायग्राम के अंदर आप सिंगल डायग्राम को देखेंगे तो आप हेडिंग्स आप समझ सकते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जब कंट्रोल सेंटर तक आती है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक आती है, उसे हम कहते हैं अफरेंट नर्व पाथवे। अफरेंट नर्व पाथवे, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक जो इंफॉर्मेशन आती है, कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन आती है, तो उसे हम कहते हैं अफरेंट नर्व पाथवे, या सिंपली अफरेंट पाथवे, अफरेंट नर्व पाथवे। रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन आती है तो उसे कहते हैं अफरेंट नर्व पाथवे। इसी तरह से कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर्स तक जो इफरेंट इफरेंट, जैसे एबीसी के अंदर जैसे ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो इसी तरह से पहले जो रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक आती है तो वो अफरेंट पाथवे होगा, और देन जो होगा वो इफरेंट पाथवे होगा। तो दो सवाल ये नोट करेंगे, प्लस में तीन मजीद और सवाल इसमें मौजूद है। रिसेप्टर से जो कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन आती है उन्हें वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आते हैं, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आती है। कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक कमांड या ऑर्डर जो है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आते हैं। और ब्रेन के अंदर क्या होता है? ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं जो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं। कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसी तरह से आपने 3 टाइप के न्यूरॉन्स को भी जैसे आप समझ सकते हैं कि उनका फंक्शन भी क्या होता है, पाथवे भी क्या है। 3 और 2 5 सवाल जो इस एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के अंदर मौजूद है। अब सबसे पहले हम आते हैं कोऑर्डिनेशन की। जैसे डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, बुक में नहीं है इतनी, पर हम यहाँ पे नोट करते हैं। वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ जैसे वर्क करना प्रॉपर मैनर में, ताकि एक एप्रोप्राइट रिएक्शन टू स्टिमुलस हो जाए, रिएक्शन टू स्टिमुलस हो जाए। जैसे हम आम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोड साइड पे जैसे आप जा रहे हैं और आप स्टिमुलस आपके लिए है कि गाड़ी का हॉर्न जो आपके कानों तक आया है, वो क्या है? स्टिमुलस। आप तो जा रहे हैं, यकीनन आप देखेंगे गाड़ी है नजदीक आ रही है तो आप स्लो हो जाएंगे, रुक जाएंगे या साइड देंगे। तो ये सब डिसीजन होगा ना जब आपने सुना स्टिमुलस ब्रेन ने, और ब्रेन ने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद डिसाइड किया, एनालिसिस किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो आपने काम किया यानी एक साइड पे हो गए, रुक गए या तेज चले, जो कुछ भी। तो ये अगर इसमें इतने ज्यादा ऑर्गन आपके सेंसरी रिसेप्टर से लेकर ब्रेन, ब्रेन से मसल्स अगर ये इन्वॉल्व ना होती तो कोई भी स्मूथ फंक्शन परफॉर्म ना हो पाता। इस वजह से जो डेफिनेशन है वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स,
किस लिए? ताकि एक प्रॉपर मैनर में जो है एप्रोप्राइटरी हो किसके अगेंस्ट स्टिमुलस के। तो ये तभी पॉसिबल है जब इतने डिफरेंट वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, ये इतने कंपोनेंट्स आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन होगी तो ही काम चल पाएगा। अदरवाइज जैसे आपको पता है यकीनन कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा। दो लफ्ज हैं, जैसे जनरली तो अभी हमने पढ़े, पहले स्टिमुलस होता है और उसके बदले में रिस्पांस होता है, पर उसके दरमियान क्या है? स्टिमुलस जाता है, डिटेक्ट इसको करता है रिसेप्टर, रिसेप्टर ही जैसे इंफॉर्मेशन देते हैं कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में इंटीग्रेशन या एनालिसिस होती है, इंटीग्रेशन या एनालिसिस होने के बाद एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर्स आते हैं इफेक्टर्स, और इफेक्टर से ही रिस्पांस यूज करते हैं। सिंपली तो हम कहते हैं स्टिमुलस का बदला रेस्पॉन्स होता है, पर इसके अंदर जो काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जस्ट हमें डेफिनेशन याद करनी है कि स्टिमुलस एनवायरनमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, और रेस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स। और ये कैसे अचीव होता है? दिस इज अचीव्ड बाय द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए होती है, जो ही इस हमारे चैप्टर 3 के जो मेन टॉपिक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए होगी। और इसके अंदर सबके अंदर जैसे आपको पता है कि जो ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हायर एनिमल्स के हवाले से जो सेंटर कंट्रोल सेंटर है, जो कंट्रोलिंग इन सारी मैकेनिज्म की कोऑर्डिनेशन को, जो लाइक एक ऐसा कंपोनेंट जहाँ पे सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन भी उधर आती है, जैसे आपने डायग्राम में देखा सेंसरी इनपुट भी उधर आती है, इंटीग्रेशन भी होती है, और वहीं से कमांड या ऑर्डर आते हैं। तो हम ब्रेन की जो पोजीशन है हम उससे कहते हैं कि ये पूरी बॉडी का जैसे कंट्रोल है या कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल। अब हम एसटीबी के हवाले से देखेंगे। एसटीबी जो एसटीबी की बुक को देखना जरूरी है कि एसटीबी, ठीक है ना, 73 पेज में होगा कि इन हायर एनिमल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल्स विद इन बॉडी एज वेल एज होल बॉडी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी भी एक एनवायरनमेंट होता है, उसको भी जैसे उसमें भी चेंजेस होती रहती है। और इसी तरह से हमारी बॉडी के बाहर एक और भी इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उन दोनों में भी जैसे चेंजेस आती रहती है। विद इन द बॉडी भी जैसे कोई चेंज आ सकती है, और होल बॉडी विद एनवायरमेंट, हमारी बॉडी और एनवायरमेंट के हवाले से भी कोई चेंज आ सकती है। तो इसकी जैसे एक प्रॉपर जैसे कोऑर्डिनेशन होगी यकीनन कैसे? बाय नर्वस एंड हार्मोनल और केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी वो नर्वस सिस्टम के जरिए, और केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी वो एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए अचीव होगी। इसी तरह से जब ये दोनों सिस्टम मिलकर जब काम करेंगे, टू कोऑर्डिनेशन सिस्टम कनेक्ट टू सेंसरी एंड इफेक्टर सिस्टम। सेंसरी इफेक्टर सिस्टम क्या होता है? सेंसरी इनपुट रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक आती है, ये सारी सेंसरी इनपुट वो सेंसरी सिस्टम है। इफेक्टर सिस्टम कंट्रोल सेंटर से जो है लाइक जो इफेक्टर तक कमांड या ऑर्डर आते हैं, और इफेक्टर उसके अकॉर्डिंगली इफेक्टर को एक फंक्शन जैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसी की वजह से लाइक एक प्रॉपर बिहेवियर आते हैं या होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म मेंटेन होती है जब इन दोनों की जैसे दिस टू कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कौन से दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन उनके जरिए जैसे ये फंक्शन जिससे प्रॉपरली हो सकता है। अगेन वही सेम चीजें हैं, जैसे स्टिमुलस होता है लाइक सेंसरी इनपुट, इनपुट जो होती है कंट्रोल सेंटर वहां तक आती है, वहां पे इंटीग्रेशन होती है, डिसीजन होता है, मोटर आउटपुट होता है, यानी कमांड या ऑर्डर्स होते हैं वो इफेक्टर्स तक आते हैं, और इफेक्टर्स प्रोड्यूस रिस्पांस। और ये सारी जो स्ट्रेटजी है, ये सारी स्ट्रेटजी यकीनन जैसे एक न्यूरॉन के जरिए होती है। नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो उसके अंदर एक नर्व सेल होता है और न्यूरॉन होता है, और दूसरा होता है ग्लियल सेल। अगर पहले सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को अगर डिस्कस करते हैं, तो नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। एक जैसे नर्व सेल होता है, नर्व सेल जिससे न्यूरॉन और नर्व सेल, और दूसरा कंपोनेंट होगा गिलियल सेल, गिलियल सेल और न्यूरोगिलिया। तो ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम
नर्व सेल की तरफ आते हैं। एक टिपिकल जो नर्व सेल होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नर्व सेल के अंदर जैसे सबसे पहले एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोन और सेल बॉडी। साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं। और तीसरा कंपोनेंट सोमा भी कहते हैं। नंबर 3 जो कंपोनेंट होता है उसे एक्सोन कहते हैं। तो 3 कंपोनेंट होते हैं किसी टिपिकल नर्व सेल और न्यूरॉन के। हम एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इसके इलस्ट्रेशन पे जैसे सबसे पहले लाइक डेंड्राइट्स को हम शो करते हैं कि किस तरह से डेंड्राइट्स की अरेंजमेंट होती है। तो काफी सारे जो डेंड्राइट्स से डेंड्राइट्स जो शार्ट फाइबर्स होते हैं, ऐसे डेंड्राइट्स जो शार्ट फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। और ये रिसीविंग एंड कहलाते हैं। रिसीविंग एंड का मतलब होता है कि स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम इन डेंड्राइट्स का होगा। स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम इन्हें हम कहते हैं ये डेंड्राइट्स है। और डेंड्राइट्स आर द रिसीविंग एंड। डेंड्राइट्स जो है ये रिसीविंग एंड होते हैं। रिसीविंग एंड है। रिसीविंग एंड का मतलब है ये सिग्नल और इम्पल्स को जैसे या कोई भी चेंज होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद इसको आगे दूसरा सेक्शन होता है जिसे हम सोमा और साइटोन। ये साइटोन, सोमा और सेल बॉडी, सोमा भी कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं, उस तरफ जो ये इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। रिसीविंग एंड है। और रिसीविंग एंड के बाद जैसे यकीनन डेंड्राइट के बाद ये सोमा और साइटोन की तरफ आती है। तो जितने भी डेंड्राइट्स हैं ये आप देख रहे हैं कि शार्ट फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग नहीं है। शार्ट फाइबर्स हैं, तादाद में भी जरा ज्यादा है, मैनी है। और इनका काम होता है कि लाइक ये रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन, सेंसरी जैसे कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसको रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का होगा। किस तरफ आगे रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन साइटोन, सोमा और सेल बॉडी को दे देते हैं। उसके बाद जैसे साइटोन, सोमा और सेल बॉडी है उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन से 2 कंपोनेंट्स होते हैं साइटोन और सोमा और सेल बॉडी के अंदर? एक जैसे साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, जितने भी एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो सब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनील्स मौजूद है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद है, गोल्गी बॉडीज मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, लाइसोसोम्स मौजूद है। सब ऑर्गेनील्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स होते हैं वो इस सोमा के अंदर मौजूद है। साइटोप्लाज्म भी इसी के अंदर और न्यूक्लियस भी इसी के अंदर होता है। जस्ट ये न्यूक्लियस है, ये पार्ट जो न्यूक्लियस होता है। और इसके बाहर जो है ये सारे ऑर्गेनील्स होते हैं। पर एक खास किस्म का ऑर्गेनील होता है जिसे कहते हैं निजल्स सब्सटेंस और निजल्स ग्रेन्यूल्स। वेरी टिपिकल एक खास किस्म की एक ग्रेन्यूल और सब्सटेंस जिसे कहते हैं निजल्स सब्सटेंस। निजल्स सब्सटेंस। निजल सब्सटेंस हमारे बुक के अंदर जैसे आप देखेंगे निजल सब्सटेंस राइबोसोम्स की कलेक्शन है। राइबोसोम्स की कलेक्शन है। पर बुक्स लिखते हैं कि इसके अंदर आरईआर भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। निजल सब्सटेंस। निजल सब्सटेंस के अंदर हिस्ट्री भी में है कि सिर्फ राइबोसोम है, पर अदर बुक्स जो होते हैं वो कहते हैं कि इनके अंदर आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोन, सोमा और सेल बॉडी कहेंगे। उसी के बाद एक पायरिमिड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। पायरिमिड लाइक स्ट्रक्चर है। पायरिमिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इससे कहते हैं एक्सोन हिलॉक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सोन हिलॉक। पायरिमिड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एक्सोन हिलॉक कहते हैं। इसी एक्सोन हिलॉक में एक लॉन्ग फाइबर ओरिजिनेट होता है। इसके अंदर एक आगे लॉन्ग फाइबर ओरिजिनेट होता है और इस लॉन्ग फाइबर को कहते हैं एक्सोन कहते हैं। इस लॉन्ग फाइबर को कहते हैं एक्सोन कहते हैं। देन इसकी एक्सोन की आगे ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस के बाद इनकी जैसे एंड्स होते हैं जो थोड़े से नॉब लाइक होते हैं, जिन्हें कहते हैं एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। एक्सोन टर्मिनल्स कहते हैं। टर्मिनल जो ऐसी नॉब लाइक ब्रांचेस जैसे हो जाती है एक्सोन टर्मिनल्स कहते हैं।
जैसे हर एक एग्जाम टर्मिनल के अंदर आगे जो फर्दर क्या होगा हम उस पे आते हैं। छोटी छोटी जैसे वेजिकल्स होती हैं, और वेजिकल के अंदर जो केमिकल होता है जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो एग्जाम और अगर डेंड्राइट को कंपेयर किया जाए तो एग्जाम जैसे यकीनन एक लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग फाइबर है एक है, और इसे कहते हैं कंडक्टिंग एंड कहते हैं, कंडक्टिंग एंड। डेंड्राइट्स आर कॉल्ड द रिसीविंग एंड, और ये कंडक्टिंग एंड। कंडक्टिंग एंड का मतलब होता है कि जैसे सिग्नल और इम्पल्स जैसे डेंड्राइट्स ने जैसे रिसीव किए, उसके बाद देन जो है साइटोन, साइटोन के बाद एक्सॉन इज द कंडक्टिंग एंड। अल्टीमेटली जैसे एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के बाद यहाँ पे कोई इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है, यहाँ पे कोई जैसे कोई इफेक्टर ऑर्गन मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकता है, या ये सिग्नल किसी दूसरे न्यूरॉन में भी जा सकता है। पर ये जो एंड पॉइंट होती है उसे हम कहते हैं टर्मिनल कहते हैं। तो जैसे हमने टिपिकल न्यूरॉन के हवाले से पढ़ा कि इसमें एक जैसे डेंड्राइट्स होते हैं, दूसरा साइटोन, और तीसरा कंपोनेंट होता है एक्सॉन होता है। एक्सॉन आगे दो किस्म के होते हैं, एक ऐसे एक्सॉन होते हैं जिनपे माइलिन शीट होती है, और एक ऐसे एक्सॉन होते हैं जिनमें माइलिन शीट नहीं होती है। जिनमें माइलिन शीट होती है उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिनमें माइलिन शीट नहीं होती है वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिन शीट क्या होती है उसके लिए हम थोड़ा सा बटे बटे मेटा है थोड़ा, तो इलस्ट्रेशन के जरिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी पॉइंट तक पहुंचने। जैसे ये ओवरऑल जैसे न्यूरॉन की जैसे इलस्ट्रेशन है, तो न्यूरॉन की ये जो छोटे फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, मेनी फाइबर जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये एरोज का मतलब है कि ये रिसीविंग एंड है। ये सारे रिसीविंग एंड रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, साइटोन सेल बॉडी सोमा कहते हैं। सेल बॉडी भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं, सोमा कहते हैं। इसके अंदर सारे ऑर्गेनील्स मौजूद है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम सब मौजूद है। पर एक खास किस्म की स्ट्रक्चर जैसे आपको ये ब्लू कलर की इलस्ट्रेशंस में नजर आ रही है, इन्हें कहते हैं निजल्स सब्सटेंस कहते हैं। निजल्स सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, हमारी बुक के अंदर राइबोसोम पर प्लस आर भी होता है। उसके बाद जैसे इसी सोमा सेक्शन का एक पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो इसकी जो ब्रांचेस है एंड वाली ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल है,